हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश राज के अधीन भारत। प्रकरण हम लोग का है ब्रिटिश कालीन भारतीय वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियां। यानी इससे पहले हमने कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया था। उसके सभी प्रश्न अभ्यास भी देखे थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्वोदय गुरुकुल का जो आपका चैनल है उसका जहाँ पे लोगो है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा एक ऊपर प्लेलिस्ट, अबाउट होम, ये सब वीडियो और कम्युनिटी इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, जिसमें आप प्ले लिस्ट लिखा होगा। प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके सभी प्ले लिस्ट बने हैं। कक्षा 8 का हिंदी, साइंस, हमारा इतिहास, इसी प्रकार 7 का है, 6 का है, और भी जो DLED की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो DLED का भी इसमें कोर्स स्टार्ट हुआ है, क्रैश कोर्स है। जिनको DLED की आवश्यकता है, इस मैथ्स की, DLED के मैथ यानी जो 4th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना नहीं है, उनको प्रमोट कर दिया गया है। जबकि जो 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और 2nd सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं उनका एग्ज़ाम होगा, तो उनको अपनी तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम सिर्फ 1 महीने बचे हैं, अक्टूबर में उनका एग्ज़ाम होगा। तो जिसके लिए अगर जो DLED का भी मैथ्स पढ़ना चाहता है तो आकर के इस चैनल से जुड़ सकता है, इसको सब्सक्राइब कर लेगा। अगर वीडियो अगर अच्छी उसको लगेगी तो उसको लाइक करेगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश का शासनकाल था, जब 1857 की क्रांति हम लोग की हार हुई थी भारतीयों की, तो उनका धीरे धीरे जो ब्रिटिश थे उनका हमारा राज्य, हमारा जो देश था उनके अधीन हो गया था। तो उस समय जो हमारे वैज्ञानिक थे उनका क्या क्या योगदान रहा है और किन किन क्षेत्रों में रहा है, जो प्रमुख वैज्ञानिक थे उनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस चैप्टर का हमारा उद्देश्य क्या है। तो इस चैप्टर का उद्देश्य हमारा है कि ब्रिटिश कालीन भारत में विज्ञान। तो ब्रिटिश कालीन में जो भारत का विज्ञान था उसके बारे में हमको जानना है। सेकंड पॉइंट है ब्रिटिश कालीन प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियाँ। यानी ब्रिटिश कालीन के समय में जो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन थे और उनकी उपलब्धियाँ क्या थी उसके बारे में हम जानेंगे। ब्रिटिश कालीन भारत में विज्ञान। भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रारंभ ब्रिटिश काल में ही 19वीं सदी के उत्तरार्ध से आरंभ हुआ। 19वीं सदी के प्रारंभ से ही भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ हुआ तथा उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा नीति के चलते भारत में विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। ब्रिटिश कालीन प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियाँ। ब्रिटिश कालीन प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु प्रमुख थे। आइए इन महान वैज्ञानिकों के कार्यों एवं उपलब्धियों के बारे में जानें। तो हम एक वीडियो के माध्यम से इनके जो कार्य हैं, इनकी जो उपलब्धियां हैं, उनके बारे में अभी जानते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भारत में रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। उन्होंने अमोनियम नाइट्राइट की खोज की। 1892 ईस्वी में औषध निर्माण हेतु उन्होंने एक स्वदेशी लघु उद्योग प्रारंभ किया, जो आगे चलकर बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके द्वारा स्थापित स्वदेशी उद्योगों में गंधक से तेजाब बनाने का कारखाना, कलकत्ता पॉटरी वर्क्स, बंगाल इनामिल वर्क तथा स्टीम नेविगेशन प्रमुख है। ब्रिटिश सरकार ने उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की थी। आचार्य प्रफुल्ल राय ने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक लिखी, जो रसायन विज्ञान की दुर्लभ पुस्तकों में से एक है। 3. भारत रत्न चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रख्यात भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वर्ष 1930 में
प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था। उनका आविष्कार उनके ही नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी 1928 को हुआ था। इस महान खोज की याद में 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस महान भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में बोसान अणु का नाम सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है। बोस ने आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की थी। बीरबल साहनी को भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान यानी इंडियन पैलियोबॉटनी का जनक माना जाता है। साहनी जी ने दुनिया के वैज्ञानिकों का परिचय भारत की अद्भुत वनस्पतियों से कराया। प्रोफेसर साहनी ने भारत में पौधों की उत्पत्ति तथा पौधों के जीवाश्म पर महत्वपूर्ण शोध किया। उन्होंने एक दुर्लभ फॉसिल जाइली की खोज की जो वर्तमान झारखंड में स्थित राजमहल की पहाड़ियों में मिला था। प्रोफेसर साहनी ने दक्कन ट्रैप, हिमालय के उच्चावचन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले थे। साहनी जी को 1936 ईस्वी में लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया था। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्हें भारतीय रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। इन्होंने एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया तथा इस यंत्र के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि पौधे भी अन्य प्राणियों की तरह सुख दुख के प्रति संवेदनशील रहते हैं। मेघनाथ शाह सुप्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी थे। वे साहा समीकरण के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यह समीकरण तारों में भौतिक एवं रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। इन्होंने साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान तथा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस नामक दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की थी। तो पहला आपका प्रश्न अभ्यास जो बहुविकल्पी है, यानी कि एक प्रश्न दिया गया है जिसके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से एक ही ऑप्शन सही है और सही ऑप्शन के सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न नंबर 1 है, इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास किया गया था? पहला ऑप्शन है 1892, दूसरा ऑप्शन है 1861, तीसरा ऑप्शन है 1883, जबकि चौथा ऑप्शन है 1885। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था। प्रश्न नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहली रेल बोरीवली से थाने के बीच चली थी, किस सन में चली थी? आपको सन का नाम बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका का, यानी कि 1851, दूसरा ऑप्शन है 1852, तीसरा ऑप्शन है 1853, जबकि चौथा ऑप्शन है 1854। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारी पहली रेलगाड़ी इंडिया में चली थी, कहाँ से? बोरीवली से लेकर के थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच बोली जाती है। तो 1853 यानी अप्रैल 1853 में ये रेलगाड़ी चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है, सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? तो उत्तर लिखेंगे, सीवी रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया। तो नोबेल पुरस्कार की अगर बात कर लेते हैं तो नोबेल एक अल्फ्रेड नोबेल नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कुछ आविष्कार कर रहे होते हैं, जो रासायनिक विज्ञानी थे, मतलब कि रसायन के यानी कि केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे। उन्होंने केमिकल से डायनामाइट, जो हम डायनामाइट लगा करके पहाड़ों को तोड़ते हैं या कहीं पे विस्फोट करना होता है, किसी घर को अचानक एक ही बार में गिराना और ध्वस्त करना होता है, तो हम डायनामाइट लगा कर उसको तोड़ सकते हैं। बहुत खतरनाक बम होता है।
तो उन्होंने कुछ और बनाना चाह रहे थे, इनसे कुछ और बन जाता है। तो इससे दुखी होकर के उसमें कहते हैं, अनाउंस करते हैं, जो भी किसी अच्छे कार्य के लिए, जो हमारे समाज के लिए अगर अच्छा होगा वो कार्य करेगा तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। और ये नोबेल प्राइज़ आपको 6 क्षेत्रों में प्रेजेंट टाइम में दिया जाता है, जैसे कि भौतिकी क्षेत्र में होता है, रसायन के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है, साहित्य और क्या नाम है आपका इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में है। इस प्रकार से टोटल मिला के 6 क्षेत्र होते हैं जिनके अंतर्गत नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और 1901 ईस्वी में इनकी शुरुआत, इससे नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो सीवी रमन को उस समय भौतिकी क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, 1835 में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी? तो 1835 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी थी। अगर 1835 की बात करते हैं तो जो भाषा उस समय थी, जो सरकारी काज के लिए वो इस्तेमाल होती थी, वो कौन सी भाषा थी? वो अंग्रेजी भाषा थी। यानी जो सरकारी प्रशासन हुआ करता था, जो भी अधिसूचनाएँ जारी करनी होती थी, वो कहाँ किस में होती थी? उस आपकी इंग्लिश भाषा में, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रसारित होती थी। प्रश्न नंबर 3, किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई? तो कौन सी अधिनियम था? अधिनियम के द्वारा जो वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या जो थी वो क्या थी? 12 से लेकर के 16, यानी कि 12 से 16 कर देने की बढ़ा दी गई। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई थी। यानी कि आपको याद क्या करना है, 1892 के द्वारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1892, इसके द्वारा जो वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या थी उसको 12 से बढ़ा करके 16 कर दिया गया। प्रश्न नंबर 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 यहाँ से है, मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था? कहीं ना कहीं हम भारत में अंग्रेजी शिक्षा का अगर विकास मानते हैं तो मैकाले को मानते हैं। कभी भी पूछा जाता है तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया, तो हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर आता है, लॉर्ड मैकाले। तो यहीं पे पूछा गया है कि जो मैकाले था वो भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था। इसके बारे में हमें उत्तर में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे, अंग्रेज शासकों प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जाएंगे। यानी कि जो अंग्रेजी शासकों प्रशासक थे ने, उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया था कि अब जो भारतीय हैं कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके के उनके समर्थक बन जाएंगे, कि उनकी तरफ अग्रसर हो जाएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें संपर्क भाषा प्राप्त हुई, यानी कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें क्या, एक संपर्क भाषा प्राप्त हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के संपर्क में आए। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई तो उसका उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार हो जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। मैकाले का अनुमान बहुत ही हद तक सही था। यानी कि मैकाले का ये मानना था जो भी अंग्रेजी सीख लेंगे कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश कम्युनिटी में प्रवेश कर लेंगे, कहीं ना कहीं उनकी जैसी नीतियाँ अब बनाने लगेंगे, उनकी तरह व्यवहार करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लॉर्ड मैकाले का जो नीति थी कहीं ना कहीं हद तक जो काफ़ी कारगर साबित हुई। प्रश्न नंबर 2, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन से आश्वासन दिए गए? जो महारानी विक्टोरिया थी उनके घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन से आश्वासन दिए गए थे उसके बारे में हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, महारानी के घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए निम्न आश्वासन दिए गए थे। कुछ आश्वासन दिए गए थे जो नीचे लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं आश्वासन के बारे में। पहला है, क्षेत्र के सीमा विस्तार की नीति समाप्ति कर दी गई। जो क्षेत्र का विस्तार हुआ करता था उस नीति को क्या कर दिया गया, उस घोषणा पत्र में उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ शेष सभी को
क्षमा कर दिया गया। यानी कि जो अंग्रेज़ों की हत्या कर देते थे उनको छोड़ करके, अगर अंग्रेज़ों को कोई हत्या कर देता सबको उनको फांसी दे दी जाती थी, जो भी उनकी सज़ा दी जाती थी कम से कम तो फांसी तो हो जाती थी अंग्रेज़ों को कोई हत्या कर दे। लेकिन और किसी की कोई हत्या कर दे तो उनके दोस्त को क्षमा करने का यहाँ से घोषणा पत्र में घोषणा की गई थी। लेकिन अंग्रेज़ का कर देंगे तो नहीं, इसके लिए नहीं था। अंग्रेज़ का करेंगे तो आपको दोस्त के लिए दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन और किसी का कर देते हैं हत्या तो कहीं ना कहीं आपको हत्या से आपको मुक्त कर दिया जाता है, यानी कुछ आपको क्षमा मिल जाती थी। तीसरा पॉइंट है, विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकदारों को राज्य भक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीरी वापस कर दी गई। यानी जो विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकदार थे, कहीं ना कहीं अगर वो राजभक्ति प्रदर्शित किए तो उनका जो जागीरदारी ली गई थी, जो अंग्रेज़ों के अधीन हुई थी, कहीं ना कहीं उसको वापस कर दिया गया। पॉइंट नंबर 4, बिना भेदभाव तथा योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। उस घोषणा पत्र में ये भी बोला गया जो सरकारी नौकरियाँ होंगी बिना किसी भेदभाव और योग्यता के आधार पर उनको भर्ती कराया जाएगा। ये सब थे 4 पॉइंट थे जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में कही थी। प्रश्न नंबर 4 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो हम लिखेंगे उत्तर में, ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 ईस्वी का इंडिया काउंसिल एक्ट पास किया गया, जिसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। जो 1861 का जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट है उसको पास किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा, जिसके तहत इंग्लैंड में भारत के लिए मंत्री और भारत में वायसराय की नियुक्ति हुई। दूसरा पॉइंट यह है, इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 अधिनियम पास हुआ, जिसमें वायसराय परिषद के सदस्य 16 कर दिए गए। जो 1892 का एक्ट पास हुआ उसमें जो वायसराय के सदस्य हुआ करते थे, जो वायसराय परिषद के सदस्य हुआ करते थे, पहले 12 हुआ करते थे, फिर उसको बढ़ा करके इतना कर दिया गया, 16 कर दिया गया। घोषणा पत्र के तहत 1861 का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट भी पास हुआ, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों पर जैसे कि ICS यानी कि अधिकारी नियुक्त होते थे, इनका चयन लंदन में खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। जो इंडिया में ICS अधिकारी होते थे, नियुक्त होते थे, उनका जो चयन होता था कहाँ पे होता था, लंदन में होता था, वो खुली प्रतियोगिता के द्वारा हुआ करता था। पॉइंट नंबर 3 है, 1883 से 1885 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया। पॉइंट नंबर 4 है, 1893 ईस्वी में सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना में सूबेदार और पुलिस संगठन में दरोगा के पद भारतीयों के लिए रखे गए। तो जो 1893 का एक्ट है जो पास किया गया था, उसके अंदर कहीं ना कहीं सेना और पुलिस को भी पुनर्गठित किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना में सूबेदार की जो पोस्ट होता था और पुलिस संगठन में दरोगा के जो पोस्ट होते थे, उसके लिए भारतीयों के लिए उस पोस्ट पर भारतीयों को भी रखे गए। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप सभी लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर रहे होंगे। जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ आप नोट करिए, आप ही के लिए है। और जो भी यहाँ पे प्रश्न कराए जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये ना सोच के चलिए सिर्फ 8वीं क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, अपितु सभी एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपके 8वीं 7वीं 6वीं के हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। तो जो बेस होता है, जो आपका बेस मजबूत करना होता है, यहीं से मजबूत कर पाते हैं आप लोग और आसानी से कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।